गुड मॉर्निंग। आज क्लास में हम देखेंगे तनाव या टेंशन क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कृषक क्या होता है, क्योंकि आपको जो मेन टॉपिक वह है कृषक तनाव, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कृषकों के बारे में, कृषकों की समस्याएं देखी हमने कि किस प्रकार की समस्या होती हैं। आज हम बात करेंगे तनाव के बारे में या टेंशन के बारे में। तो आखिर वास्तव में तनाव क्या है? आज का बच्चा भी ये कहता है बहुत टेंशन है। तो आखिर ये टेंशन या तनाव होता क्या है? इसकी जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत क्या रहता है, बहुत सारी डिजायर रहती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, और यही आवश्यकता, यही इच्छाएं जब उसकी पूरी नहीं होती हैं, यानी किसी भी प्रकार की आवश्यकता जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क में बहुत सारी इच्छाएं कर ले, बहुत सारी आवश्यकताओं को सोच ले और इन आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाए। Every human being has many desire and needs which he strive to fulfill। तो और जब इन इच्छाओं के, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सिर्फ दो माध्यम हैं। There are two way to fulfill our desire or a need। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो साधन या दो रास्ते कैसे हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो पहला रास्ता यह है कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों पर, यानी कि जो समाज द्वारा स्वीकृत नियम है, जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली के अनुसार हम अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। There is a first one way is follow a social rules and social fact why complete our desire or our needs। और सेकंड रास्ता या दूसरा जो रास्ता है, वह रास्ता क्या है? असामाजिक कार्य। यानी कि पहला रास्ता है सामाजिक नियम के अनुसार चलकर, सामाजिक कार्य प्रणाली के अनुसार चलकर, और दूसरा रास्ता है असामाजिक या समाज के नियमों का उल्लंघन करके। जिस प्रकार यदि मान के चलिए हमारी कोई बहुत इच्छा है कि बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो पहले पैसे कमाने का साधन समाज में उपलब्ध है कि अच्छा कार्य करिए, अच्छा बिजनेस करिए जो समाज स्वीकृत हो, नौकरी लीजिए जिसके द्वारा आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकें। यह है सामाजिक तथ्य, सामाजिक रूल्स के अनुसार। सेकंड में क्या है? असामाजिक। पैसा तो हमें चाहिए, हमने चोरी कर ली, किसी के यहाँ डाका डाल दिया, तो ये क्या है? असामाजिक कार्य प्रणाली। यानी हमारी डिजायर तो फुलफिल हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। समाज में कहीं नहीं कहा जाएगा कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे के यहाँ या दूसरी जगह, दूसरे के घर पर आप क्या कर दें? चोरी कर लें। रागिनी कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड कर बेटा। दूसरे के चोरी कर लें, तो ये समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। ये दो ही रास्ते हैं जिनके द्वारा आप अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व भी समाज में पाए जाते हैं, यानी कि जो समाज के नियमों का उल्लंघन करके अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो इस अवस्था में हम सामाजिक नियंत्रण उपलब्ध होता है। यानी कि समाज के अंतर्गत, दुर्ग कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो बेटा। यहाँ पर हम देखते हैं कि समाज जब असामाजिक तत्वों, असामाजिक क्रियाविधियों का सहारा लेता है, उस समय हम देखते हैं कि समाज में सामाजिक नियंत्रण भी पाया जाता है। इन द कंप्लीट आवर डिजायर और आवर फुलफिल आवर नीड बाय फॉलो
illegal rules in society, then society also available a social control। यानी कि जब कोई व्यक्ति असामाजिक तरीके से या समाज द्वारा स्वीकृत ना होने वाले नियमों के आधार पर अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तब हम देखते हैं कि समाज में सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल भी पाया जाता है। जब हम बात सामाजिक नियंत्रण की करते हैं तो समाज के अंदर दो प्रकार के नियंत्रण पाए जाते हैं, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। There are two types of social control is available in society. First is formal social control and second is informal control। जब हम बात करते हैं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की जब बात होती है तो वहाँ पर होता है कि ऐसा नियंत्रण जो परिवार के सदस्यों द्वारा, पड़ोस के द्वारा या मित्रों के द्वारा किया जाता है, जिसमें सिर्फ समझाना होता है। जिस प्रकार यदि आपने परिवार में चोरी की तो पिताजी, माताजी, बड़े भाई या बहन ये आपको डांट देंगे। इस प्रकार के नियंत्रण को हम कहते हैं अनौपचारिक नियंत्रण। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज लाइक अ प्रेशराइज्ड बाय फैमिली। यानी कि फैमिली के द्वारा ही, इस प्रकार फैमिली हुआ परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, जिनके द्वारा अनौपचारिक नियंत्रण किया जाता है। Informal social control by controlling a family, society and friend circle. There are only three ways controlling a informal social control. Next, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण या फॉर्मल कंट्रोल, फॉर्मल सोशल कंट्रोल। जब बात हम करते हैं औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण से सीधा आशय है कि इस प्रकार का नियंत्रण जिसमें व्यक्ति विशेष के लिए आर्थिक और शारीरिक दंड का प्रावधान हो। जिस प्रकार यदि आपने चोरी की और आपके लिए पुलिस में दे दिया गया तो पुलिस आप पर क्या करेगी? कुछ आर्थिक और शारीरिक दंड देगी। इन द फॉर्मल सोशल कंट्रोल, like other terms or other fact, like constitution, law and any others। राइट में अपना माइक बंद कर बेटा। In that social control, just a physical harassment, mental harassment और इकोनॉमिक हरासमेंट। यानी कि जब हम फॉर्मल सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो इस प्रकार के नियंत्रण के अंतर्गत हमें आर्थिक हानि, मानसिक हानि और शारीरिक हानि हो सकती है। तो हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत इस प्रकार के दो प्रकार नियंत्रण पाए जाते हैं। पहला नियंत्रण अनौपचारिक नियंत्रण और दूसरा औपचारिक नियंत्रण। एक मिनट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तनाव है वह वास्तव में क्यों आता है। तनाव आने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर की जाती है। यह दो प्रकार के हैं। पहला, समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर। दूसरा, समाज द्वारा स्वीकृत नियम
जो नहीं है या अस्वीकृत नियमों के आधार पर। लेकिन जब अस्वीकृत नियमों के आधार पर या असामाजिक तरीके से हम अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब समाज के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा पाई जाती है। और इस सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा में दो प्रकार के नियंत्रण हैं। पहला अनौपचारिक नियंत्रण और दूसरा औपचारिक नियंत्रण। और इन्हीं नियंत्रणों के आधार पर व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उसके मस्तिष्क में कुंठा, ये अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं ना, जब व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा है और हताश हो जाए या उसकी इच्छा पूरी ना हो पाए, तो उसके मस्तिष्क के अंदर एक अंतर्द्वंद चलने लगता है। यानी कि एक प्रकार की अंदर लड़ाई चलने लगती है कि मैं क्यों सामाजिक नियमों के आधार पर इसे करूं, क्यों असामाजिक आधार पर नहीं कर सकता। भाई मुझे पैसा चाहिए, क्यों मैं नौकरी करके पैसा कमाऊं। कई व्यक्ति चोरी करके कमा रहे हैं, बैंक में डाका डाल कमा रहे हैं, तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं कमा सकता। तो इस प्रकार की जो अंतर्द्वंद है, अंदर जो लड़ाई हो रही है, जो कुंठा उत्पन्न हो रही है, यही मेन रीजन है, यही वास्तविक स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति तनाव में आ जाता है, व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, तनाव। जब व्यक्ति के अंतर्गत एक अंतर्द्वंद चलने लगे, कुंठा उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की कुंठा या अंतर्द्वंद के कारण ही व्यक्ति के मस्तिष्क में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होने लगता है। और इसी तनाव के कारण व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, अपने शारीरिक, अपने मानसिक हानि पहुंचाता है। इस तनाव की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कुंठा क्या होती है, अंतर्द्वंद क्या होता है। कुंठा का सीधा तात्पर्य है, जब हम बात कुंठा की करते हैं तो कुंठा का सीधा तात्पर्य है फ्रस्ट्रेशन। यानी कि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अपनी ऐसी स्थिति में आ जाए, असंतुष्टि की स्थिति में, विफलता के अनुभव करने लगे। यानी ये देखा जाए तो कुंठा एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिस स्थिति में व्यक्ति असंतुष्ट, पराजय या विफलता का अनुभव करने लगता है या होने लगता है उसे। इस स्थिति में कुंठा का प्रत्यक्ष संबंध तनाव से है। जब व्यक्ति बार बार असफल होता है, बार बार पराजय होती उसकी, असंतुष्ट हो जाता है वह व्यक्ति किसी कार्य से, तो जब इन स्थिति से व्यक्ति गुजरता है तो वह वास्तव में क्या हो रहा है, तनाव ग्रसित होता जा रहा है। जिस प्रकार यदि हम देखें कि समाज में किसी कार्य को करने के लिए स्वीकृत नियम है और इन नियमों के आधार पर भी व्यक्ति अपनी सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, अपनी इच्छा, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या होगा, असंतुष्ट होगा। जिस प्रकार हम यदि कहें कि आपकी इच्छाएं हैं कि हमें तो फर्स्ट क्लास आना है, हमें बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन आप बहुत प्रयास करने के बावजूद भी बहुत सारा पैसा नहीं ले पा रहे, बड़ी गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक असंतुष्टि उत्पन्न हो जाएगी। और वही असंतुष्टि क्या होती है, तनाव का एक कारण बनती है। और यही कारण व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट ये हमने देखा, अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद क्या होता है वास्तव में, इनर कॉन्फ्लिक्ट। अंतर्द्वंद का सीधा तात्पर्य है व्यक्ति के मस्तिष्क में चलने वाली लड़ाई या व्यक्ति के अंतर्गत होने वाली लड़ाई। यहाँ पर हम बाहरी लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, यानी व्यक्ति स्वयं अपने विचारों में, कई बार सभी व्यक्तियों के मन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे वह कहता है मैं कोई काम करूं,
अथवा ना करूं। यानी कि हाँ और ना की स्थिति में जो द्वंद्व होता है, जो लड़ाई होती है विचारों की, वही स्थिति कहलाती है अंतर्द्वंद। और यह स्थिति जब उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति अपने विचार, अपने कार्य और अपनी इच्छा के विपरीत हो जाए। जिस तरह हम कहते हैं कि हमें कहीं जाना है, हमारी बहुत इच्छा है कि हमें कहीं जाना है, लेकिन परिवार, हमारा समाज या हमारी आर्थिक स्थिति हमें जाने से रोक रही है। और जब इस तरह की स्थिति, इस तरह की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो मस्तिष्क के अंदर एक द्वंद्व चलता है, वही द्वंद्व कहलाता है अंतर्द्वंद। तुम्हें ध्यान रखना है, कुंठा भी एक मानसिक स्थिति है और अंतर्द्वंद भी एक मानसिक स्थिति है, जिस स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के विरुद्ध चलता है। और अपनी इच्छाओं के विरुद्ध चलने पर व्यक्ति के अंतर्गत जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, वही द्वंद्व कहलाता है अंतर्द्वंद। अब इस द्वंद्व के बाद, यानी कुंठा और अंतर्द्वंद के बाद तीसरी स्थिति रहती है, जो कहलाती है तनाव की स्थिति। यानी कि तनाव ऐसे ही नहीं आता है, सबसे पहले कुंठा उत्पन्न होती है, फिर अंतर्द्वंद होता है, और अंतर्द्वंद के बाद तीसरी स्थिति रहती है व्यक्ति के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं तनाव की स्थिति या टेंशन की स्थिति। तनाव की स्थिति को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि तनाव असमंजसता की वह अवस्था है जिसमें जीवधारी को अपनी उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। यानी कि सीधी अवस्था में यदि हम देखें, साधारण शब्दों में यदि हम देखते हैं, तो हम पाते हैं तनाव के बारे में देखते हैं तो तनाव एक असमंजसता, यानी कि निश्चितता नहीं है, इसमें असमंजस है। जिस प्रकार हम मान के चलिए किसी कार्य को करने जा रहे हैं और उस कार्य को करने में हम इस प्रकार निश्चित नहीं है कि ये कार्य हमसे हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार के असमंजस की स्थिति में जब व्यक्ति आ जाता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं तनाव की स्थिति। इस तनाव की स्थिति में ही क्या करते हैं, हम उस कार्य को किसी अलग कार्य के रूप में कर देते हैं। जिस प्रकार अक्सर हमने ये देखा है कि तनाव की स्थिति में जब व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जिस स्थिति में व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष के लिए क्या करना पड़ रहा है कि अपने इच्छाओं का दमन करना पड़ रहा है, चाहे वह आर्थिक स्थिति पर दमन कर रहा हो, चाहे सामाजिक स्थिति के कारण दमन कर रहा हो। लेकिन यदि वह अपने कार्य को दबा रहा है, अपनी इच्छाओं को दबा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तनाव की जो स्थिति है वह हद से ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, तनाव। तो इस तनाव की स्थिति को समझने के लिए हमने तीन चीज देखी। सबसे पहली कुंठा, दूसरी अंतर्द्वंद और तीसरी तनाव। क्योंकि तनाव वास्तव में क्या है, सबसे पहला समझिए व्यक्ति और उसके लक्ष्य या उसकी इच्छाएं। जब व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास चलने के लिए दो तरीके हैं। एक समाज द्वारा स्वीकृत तरीका, दूसरा समाज द्वारा अस्वीकृत तरीका। और इन तरीकों के बीच विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं, यानी कि रुकावटें आती हैं। क्योंकि जब हम किसी प्रकार का कार्य करने की सोच लेते हैं और उस कार्य को करने जाते हैं, तो कई प्रकार के व्यवधान, बाधाएं या रुकावटें आते हैं। उन रुकावटों के कारण कई बार कार्य असफल हो जाता है, और असफलता की यही स्थिति व्यक्ति के मस्तिष्क में कुंठा और अंतर्द्वंद का बीजारोपण करती है। क्योंकि कई बार हमने देखा है व्यक्ति प्रयास कर रहा, एक बार में सफल नहीं हुआ, दो बार में सफल नहीं हुआ, तीन बार में सफल नहीं हुआ,
तो व्यक्ति अपने आप से हताश होने लगता है, और यही हताशा व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या कर रही है, कुंठा और अंतर्द्वंद का बीजारोपण कर देती है, फ्रस्ट्रेशन और इंटर कॉन्फ्लिक्ट का कर देती है। और इसी के कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या हो जाता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस तनाव की स्थिति के कारण व्यक्ति क्या करता है, अपना शारीरिक, अपना मानसिक तथा यथार्थ में देखा जाए तो अपना पूरा नुकसान करता है। अब इसके बाद जो हमारा देखेंगे, कृषक को देख लिया हमने, तनाव देख लिया, अब हम देखेंगे जमींदारी व्यवस्था। क्योंकि बात हम कृषक तनाव की कर रहे हैं, तो किसानों से संबंधित जमींदारी व्यवस्था को भी हमें देखना है। यहाँ पर सबने पढ़ी होगी इतिहास में महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जमींदारी व्यवस्था, ये सारी प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखी, यानी जमीन से संबंधित और किसान से संबंधित व्यवस्थाओं को हम कहते हैं जमीन से संबंधित व्यवस्थाएं। कोई डाउट आज क्लास में? दुर्ग, रागनी, ओके, दुर्ग कोई डाउट? ओके, कल जो क्लास रहेगी वह 10:30 पर ही रहेगी ना? ओके। और जैसे आज मैंने पहले मैसेज कर दिया, इस प्रकार मैं मैसेज कर दूंगा यदि पहले हुई तो, है ना? ओके। और समझ में आ रहा है दुर्ग? अच्छा, हाँ, मंडे क्लास नहीं रही थी, है ना? हाँ, कोई बात नहीं। आज अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया ये नए टॉपिक था आपका, तनाव को लेकर। इसके पहले अपन ने जो देखा था किसानों के बारे में देखा था, कि अपन किसे किसान कहते हैं, किसान की फसलों से संबंधित क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जैसे बीज की आवश्यकता, उनके औजार की आवश्यकता। यानी कि यदि आपने गाँव से थोड़े से टच में होंगे तो आपको किसान से संबंधित सारी जानकारी होंगी। वही टॉपिक था अपना, शनिवार का जो टॉपिक था ना वही था। क्योंकि आपका जो मेन टॉपिक है, आपका जो मेन टॉपिक है वह है कृषक तनाव, यानी कि पीजेंट टेंशन, यानी किसानों में तनाव की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, आपका मेन टॉपिक। तो उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था किसानों के बारे में संबंधित, थोड़ी सी जमीन वगैरह के बारे में, उनकी फसलों के बारे में, ये सारी चीजें देखी थी। आज अपन ने देखा तनाव के बारे में, कि तनाव क्या होता है, क्यों होता है। अब कल जो अपन देखेंगे, अपनी जो जमीन से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो व्यवस्थाएं देखेंगे बस, है ना? फिर आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके, ओके।